चलिए आज का जो हमारा पहला सेशन है ये डेमो सेशन है MCSE प्लस AZ 800 का। आज के सेशन के अंदर सिर्फ हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और ये दोनों प्रोडक्ट हैं क्या और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने कोर्स आउटलाइन है। विंडोज सर्वर 2025 की कोर्स आउटलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ज़रूरी जानना है कि MCSE है क्या और MCSE के प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है और ये लोग क्यों करना चाहते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहली चीज, एमसीएसई की जो प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स भी इसको कहा जाता है, सिस्टम इंजीनियर्स भी इसको कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की ये जो प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ओल्ड है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि सर को ये नई प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोडक्ट अपनी 1995 में स्टार्ट की थी। तो 1995 से लेके आज माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है, सर्वर 2025, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टिल ऑनवर्ड इन सर्वर्स को यूज करता है। इन सर्वर्स को यूज करने का मेन मकसद ये होता है कि जो प्रोडक्शन लेवल पे जब हम सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम नेटवर्क की जॉब करते हैं, तो अपने पूरे एनवायरनमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें बैकएंड पे किसी एक मेन बॉडी की जरूरत होती है। जिस तरह घर के एक बड़ा सर्वर आए, वालिद साहब हैं, तो जो पूरे घर को देखते हैं, तो इसी तरह कंपनी के अंदर पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मॉनिटर करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए हमें बैकएंड में किसी न किसी सर्वर्स की जरूरत होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स हैं वो काफी ज्यादा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलर भी हैं। तो उसमें जो है सर्वर्स को एक मेन रोल होता है जो पूरे कंपनी को जो है उसे सेंट्रलाइज पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर्स 2025 है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज को। लोकल स्टोरेज के अंदर हम कुछ बेसिक चीजों को कवर करेंगे। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क के टाइप्स क्या है, रेट्स क्या होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इन तरह की चीजों को हम इसमें देखेंगे। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल्स के अंदर हम कुछ स्टोरेज के टाइप्स को देखेंगे, सैन, नैस और डैश को कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम इसमें स्टोरेज स्पेसेस को देखेंगे, डाटा डिडुप्लीकेशंस को। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि आपके दो ट्रैक को इसके अंदर मर्ज किया गया है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको एमसीएसई के आउटलाइन में भी मिलेंगे और आपको AZ 800 के ट्रैक में भी मिलेंगे। जब सर्टिफिकेशंस को पूरा रोड मैप बताऊंगा तो उसमें जरा ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी चीजें बहुत ज्यादा स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलूंगा। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरिंग हाइपर वी। जब हम वर्चुअलाइजेशन को पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट में, तो हाइपर वी का जो टॉपिक है वो आपको AZ 800 के अंदर भी मिलेगा। यहाँ पे भी हाइपर वी का टॉपिक और वर्चुअल मशीन्स का। तो ऐसा नहीं होगा कि हम इन्हें दो दफा पढ़ेंगे। हम जब इसे एक दफा कवर कर चुके होंगे तो डेफिनेटली फिर हम जब AZ 800 को कवर करेंगे तो उसके अंदर वो टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर किया होगा। उसके बाद यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी की डिजास्टर रिकवरी को पढ़ेंगे कि बैकअप्स कैसे लिए जाते हैं उसके हाई अवेलेबिलिटी केस में, हाई वर्चुअल मशीन्स के केस में। उसके बाद हम यहाँ पे कवर करेंगे इम्प्लीमेंटिंग फेल ओवर क्लस्टरिंग को। क्लस्टरिंग इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे कैसे कवर करेंगे, कितने सर्वर चाहिए, बैकअप्स कैसे लिए जाते हैं, क्लस्टर बनाया क्यों जाता है, ठीक है, और क्लस्टर्स के इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग फेल ओवर क्लस्टरिंग विंडोज सर्वर्स, हाइपर-वी को हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसकी लैब्स भी साथ परफॉर्म करेंगे। उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसर्स है। नोड लोड बैलेंसर्स का एक ओवरव्यू इसके अंदर आपको मिलेगा। इसकी डिटेल लैब नहीं है क्योंकि एमसीसी के अंदर वैसे तो नॉर्मली इस टॉपिक्स को हम निकाल दिया गया, क्योंकि जब हम AZ 800 को करेंगे तो फिर हमें वहां पे लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल 9 को यहाँ पे हम स्किप करेंगे क्योंकि अब WDSP इसके अंदर एड ऑन नहीं है। उसके बाद हम मॉड्यूल 10 में जो है मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग वर्चुअल मशीन्स और इंस्टॉलेशंस को कवर करेंगे। देन फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक IPv4 को कवर करेंगे, IPv4 एड्रेसिंग को कवर करेंगे। देन मॉड्यूल नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। DHCP को क्यों यूज किया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर DHCP के क्या बेनिफिट्स हैं जिस जब हम डायनेमिक आईपीस देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर कवर करेंगे IPv6 को। IPv6 को एक ऑल जो इसने मॉड्यूल्स IPv6 के और सारे कवर करेंगे।
उसके बाद हम इसके अंदर डीएनएस को कवर करेंगे। डीएनएस काफी ज्यादा डिटेल में कवर करवाया जाएगा क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जगह पे हमें जरूरत पड़ेगी। आईपीवी6 के अंदर एक पोर्शन आता है आईपीएम्स को, और जब हम आईपीवी6 को कवर करेंगे उसके अंदर आईपीएम को भी कवर करेंगे। उसके बाद ये पोर्शन आता है रिमोट एक्सेस का, फॉर सेक ऑफ सिक्योरिटी वे पे हम इसे यूज करते हैं, जिसके अंदर वीपीएन्स भी हैं, रिमोट एक्सेस भी है। उसके बाद नेटवर्क एंड ब्रांच ऑफिसेस को कवर किया जाएगा। देन फिर उसके बाद एडवांस नेटवर्किंग के फीचर्स हैं हाइपर-वी के अंदर। जब हम हाइपर-वी को कवर कर रहे होंगे तो मॉड्यूल नंबर 19 को उसके साथ ही कवर कर दिया जाएगा, यहाँ पे मैं सेपरेट कवर नहीं करूंगा। एसडीएन उसके अंदर ही कवर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मॉड्यूल नंबर 21 है। मॉड्यूल नंबर 21 के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी को जब पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एज अ स्क्रैच से, तो आपको समझ आ जाएगी एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत हमें क्यों है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे आपका ट्रैक के अंदर एक मेन पिलर है ये एक्टिव डायरेक्टरी का, और एक्टिव डायरेक्टरी एज इट इज एजी 800 के अंदर भी है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 22 है, ये भी एडीडीएस का पोर्शन है एक्टिव डायरेक्टरी का, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के 3 से 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, जिसके अंदर डोमेन ट्रस्ट वगैरह के टॉपिक्स हैं। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड एप्लीकेशंस, ये सेम टॉपिक आपको इजी 800 के अंदर भी मिलेगा, साइट एंड एप्लीकेशंस का। देन मॉड्यूल नंबर 25 के अंदर आपको ग्रुप पॉलिसीज पढ़ाई जाएगी, पूरी एनवायरमेंट्स की ग्रुप पॉलिसीज को कैसे मैनेज करना है, कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल्स करना है, किसकी परमिशन देनी है किसको नहीं देनी। उसके बाद यूजर सेटिंग फॉर ग्रुप पॉलिसी दोबारा से रिपीटिंग है। इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी को सिक्योर कैसे किया जाएगा। देन हम यहाँ पे कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 28 के अंदर सर्टिफिकेट सर्विसेज को। ये दो मॉड्यूल आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट के, एक 28 नंबर मॉड्यूल और 8 मॉड्यूल नंबर 29 है। जब सर्टिफिकेट को कवर किया जाएगा तो उसके दोनों मॉड्यूल्स आपको एक साथ ही कवर करवाए जाएंगे। सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन उसके बाद फेडरेशन सर्विसेज है। फेडरेशन सर्विसेज की आपका ट्रैक के अंदर लैब नहीं करवाई जाती, सिर्फ इसकी थ्योरी होती है, बाकी अदर देन की ऑल की लैब्स है। राइट मैनेजमेंट सर्विस की भी एक थ्योरी है उसकी। और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर पॉइंट्स के साथ इसमें कैसे कवर किया जाएगा। इसके बाद यहां पे आपके सामने विंडोज सर्वर 2025 के जो मॉड्यूल्स थे या पूरे टॉपिक्स है वो रखे गए। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रैक है एजी 800 का, जिसे हम रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, और दूसरे वर्ड्स में हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट अगर आप सर्वर 2025 करते हैं तो इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोई एग्जाम नहीं है। किसी वक्तों में माइक्रोसॉफ्ट ने इसके एग्जाम रखे हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर के जो एग्जाम थे वो लास्ट 2016 सर्वर में थे। उसके बाद सर्वर 2019 आया मार्केट में, कोई एग्जाम नहीं। सर्वर 2022 आया, कोई एग्जाम नहीं। सर्वर 2025 कोई एग्जाम नहीं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जगह क्या किया है कि अगर आप सर्वर 2025 पढ़ते हैं तो फिर अगर आप एजी 800 अगर आपने कवर किया तो ये इसका एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इस ट्रैक्स को इसके साथ ऐड किया गया था। उसके बाद हम वापस आते हैं। अब मैं आपके सामने रखूंगा एजी 800 की आउटलाइन। ये काफी हद तक इससे सिमिलर है। जो टॉपिक्स हमने एमसीएससी में कवर करेंगे किसी हद तक, काफी हद तक हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर चुके होंगे। जिस तरह वहां पे हमने देखा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को कवर किया, यहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी को कवर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाउड एनवायरनमेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर को ऐड किया जाएगा, और अज्यूर के अंदर रहते हुए आपका हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सर्वर्स के अंदर रहते हुए एक्टिव डायरेक्टरी में वहां पे ऑलरेडी यूजर्स या उसकी पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर कंपनी का प्लान ये बनता है कि भाई सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्लाउड पे शिफ्ट करना है। तो उस बेस पे इनको आपस में इनके हैंडशेक कैसे किया जाएगा। मेन गोल एजी 800 का पढ़ने का ये होता है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर की जॉब सर्च करते हैं तो उसमें ये चीजें आपसे कंपलसरी पूछी जाती हैं। क्लाउड के बाद आपसे कंपलसरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी एनवायरनमेंट्स में आपसे क्लाउड की बात ना हो रही हो।
तो यहां पे हम जो है डोमेन कंट्रोलर ऑन प्रेमिसेस, अब डोमेन कंट्रोलर इन अज्यूर, ये दो चीजें हैं। एक ऑन प्रेमिसेस को कैसे देखेंगे और अज्यूर के ऊपर अगर डोमेन कंट्रोलर है तो उसको कैसे लेके चलेंगे। फिर आरडीसी को उसने डिस्कस किया है, फिर फिज्मो रोल को उसने डिस्कस किया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड डोमेन ट्रस्ट। जब आपने एमसीएससी के अंदर जो है एक्टिव डायरेक्टरी को पढ़ा होगा, तो फिर जब इस एडवांस लेवल आपके सामने रखे जाएंगे तो फिर होपफुली ये उम्मीद रखूंगा कि ये चीजें आपके लिए डिफिकल्टी नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा ना हो रहा होगा जब हम यहाँ पे दोबारा से एक्टिव डायरेक्टरी डिस्कस कर रहे हो तो आप ये पूछ रहे होंगे सर एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है, ये एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरिंग मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड डोमेन ट्रस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जब एक अज्यूर क्लाउड के अंदर हम मल्टीपल जो है डायरेक्टरीज को या मल्टीपल टेनट्स को मैनेज करते हैं तो वहां पे ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। साइट्स कैसे बनेंगे या रेप्लिकेशंस कैसे होंगी। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करेंगे। मल्टी डोमेन, जिससे मैं अभी टीनट्स का जिक्र कर रहा था, टीनट्स का होता है कि मल्टीपल डोमेन्स, एक एक अकाउंट में क्लाउड के मल्टीपल अगर डोमेन्स हैं और मल्टीपल फॉरेस्ट हैं तो उसको कैसे मैनेज किया गया जाएगा। एक डिफरेंट डायग्राम्स के साथ इसको मैनेज किया जाता है ताकि आपको एनवायरनमेंट्स की समझ आ सके। उसके बाद ये है कि आपका इन हाउस में फॉर एग्जांपल एक नेम है articnets.com, आपने अज्यूर क्लाउड पे एक नया नेम ले लिया है। इस दोनों नेम्स को आपस में रेप्लिकेट कैसे करवाया जाएगा और आपका जो प्राइमरी नेम है उसे आप अज्यूर पे कैसे शिफ्ट करेंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटिंग अज्यूर एडी कनेक्ट की सर्विस है, ठीक है। ये एक छोटी सी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है, इसे हम यूज करके ऑन प्रेमिसेस टू क्लाउड एनवायरनमेंट की कनेक्टिविटी करवाते हैं। उसके बाद इसमें जो है अज्यूर एडी कनेक्ट क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन चलेगी, फिर इसके ऑल पोर्शंस हैं, फिर अज्यूर एडी और एडीडीएस की आपस में कनेक्टिविटी है, उसकी हेल्थ है, उसकी प्रेमिसेस और हाइब्रिड एनवायरनमेंट्स कैसे बनाया जाएगा, उसके पासवर्ड्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, यहाँ पे रहते हुए अज्यूर के अंदर ग्रुप पॉलिसीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, या पूरा हाइब्रिड एनवायरनमेंट हमने बनाना है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 है। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जो है विंडो एडमिन सेंटर गेटवे सर्वर्स, जब पढ़ेंगे तो फिर इस बारे में बात करेंगे। एडमिन सेंटर्स होते क्या हैं, पावर शेल्स की रिमोटिंग कैसे होगी, CRUD, SSPs, कर्बरोस डेलीगेशंस और ऑथेंटिकेशंस, ठीक है, इसको कैसे लेके चलेंगे। जेई और पावर शेल रिमोटिंग क्या होती है, ये थोड़ी सी लेंथी लैब है। उसके बाद है कि विंडो सर्वर्स वर्कलोड्स, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा ग्रुप पॉलिसी व गेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। देन फिर उसके बाद है कि वर्चुअल मशीन की एक्सटेंशंस को कैसे यूज करेंगे आप। जब आप मशीन बनाएंगे तो उसके साथ कौन कौन सी एक्सटेंशन आपको चाहिए और कौन सी एक्सटेंशन आपको नहीं चाहिए। देन उसके बाद जो है इसके अंदर विंडो सर्वर की लॉग एनालिटिक्स, ये थोड़ा सिक्योरिटी पोर्शन आ जाता है जब आपने पूरे सर्वर्स को मैनेज करना होता है। सिक्योरिटी सेंटर्स है, फिर आईएएस वर्चुअल मशीन्स है, फिर उसके बाद ऑटोमेशन हाइब्रिड वर्कलोड्स है, टारगेट वीएम्स है, ठीक है, फिर डीएससी का पोर्शन है, प्रीवेंट, ठीक है, ये मशीन को सिक्योर करने के लिए बेसिकली, और मशीन के किस हद तक जो उसके साथ जो कंपोनेंट्स आएंगे किसको यूज करना और किसको नहीं। उसके बाद यहाँ पे उसने डिस्कस किया मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर वर्चुअल मशीन्स कंटेनर्स को। कंटेनर्स की जब हम बात करते हैं तो आज के दौर में जिस तरह डॉकर्स की हम बात कर रहे हैं या कुबरनेटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काफी हद तक यहाँ पे उसको ओवर टच करेंगे। यहाँ पे वीएम्स हैं, वीएम्स का सारा पोर्शन है और रिसोर्स ग्रुप्स भी एज अ वीएम पोर्शन है, वीएम सीपीयू भी पोर्शन है। यहाँ पे किसी हद तक इसमें कंटेनराइजेशन को यूज करेगा, नहीं तो एक सेपरेट इसकी कंटेनराइजेशन के लैब करा दूंगा। इस पूरे मॉड्यूल्स के अंदर उसने वर्चुअल मशीन को ही डिस्कस किया है, उसमें किसी जगह पे कंटेनर को ऐड ऑन नहीं इसने किया, ठीक है, लेकिन एक सेपरेट लैब करवा दूंगा। उसके बाद है कि जो इंपॉर्टेंट पोर्शन में मैनेज वीएचडी और वीएचडी एक्स फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, हाइपर वी के नेटवर्क अडॉप्टर्स, निक टीमिंग, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर हाइपर वी की स्विचिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये चीज जो डिस्कस करना मैं जा रहा था, यहाँ पे उसने ऐड ऑन किया है विंडो सर्वर कंटेनर का इमेज। विंडो सर्वर के कंटेनर इमेजेस कैसे मैनेज किए जाएंगे, उसकी नेटवर्किंग कैसे होगी, कंटेनर इंस्टेंस कैसे बनेंगे, तो ये एक डॉकर कंप्लीट पोर्शन है। यहाँ पे भी ये डॉकर वर्ड को ही यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्म ऑफ जो इंडस्ट्रियल वर्ड यूज किया जाता है वो कंटेनराइजेशन का वर्ड ही यूज किया जाता है। उसके बाद मैनेजिंग डिस्क है, ये भी वर्चुअल मशीन की मैनेजमेंट है, ठीक है, वीएम्स की कनेक्टिविटीज है, वर्चुअल मशीन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस है।
उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 है। मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर दोबारा से हाइब्रिड पोर्शन ही है, जिसमें इंटीग्रेटेड टू डीएनएस है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। जोन्स कैसे हैं, डीएनएस फॉरवर्डिंग, कंडीशनल फॉरवर्डिंग कैसे यूज की जाएगी, डीएनएस की जोन्स कैसे बनाए जाएंगे, प्राइवेट जोन जो हैं। उसके बाद जिसने मैंने बताया कि वहां पे हम आईपैम्स को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी आईपैम का डिस्कस किया गया। वहां पे हम डीएचसी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी डीएचसी भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। उसके बाद मैनिंग स्कोप कैसे बनाए जाएंगे, आईपी रिजर्वेशन है, डीएचसी भी हाई अवेलेबिलिटी है। पर वहां पे भी मैंने डिस्कस किया कि रिमोट एक्सेस रोल, यहाँ पे भी रिमोट एक्सेस रोल्स हैं, लेकिन ये अज्यूर के अंदर रहते हुए हैं। फिर अज्यूर नेटवर्क अडॉप्टर्स हैं, एक्सटेंड नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क पॉलिसी रोल्स हैं, एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सीज हैं, अज्यूर रिले हैं। ये पोर्शन ज्यादातर फॉर सेक ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। जब कोई एक्सटर्नल यूजर आपके क्लाउड्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ऐड ऑन होता है, तो वहां पे उसके साथ क्या बिहेवियर होता है, या आपने थ्रू बायर कोई एक्सेस लेनी है तो थ्रू वीपीएन कैसे ली जाएगी, या वायर से अपने एनवायरनमेंट को एक्सेस करना तो देन वीपीएन के थ्रू कैसे यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज का पोर्शन है, जहाँ पे ये इसने, जिस तरह हम इन हाउस फाइल सर्वर यूज करते हैं, यहाँ पे फाइल सर्वर को यूज नहीं किया उसने, अज्यूर फाइल सिंक की सर्विसेज को यूज किया है। वो कहते हैं यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। क्लाउड एंड पॉइंट्स क्या हैं, रजिस्टर सर्वर्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स, क्लाउड टेयरिंग, फाइल सिंक्स, डीएफएस एंड फाइल सिंकिंग क्या है। उसके बाद ये सारा का सारा पोर्शन फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट से रेलिवेंट है। अगर आपने वहां पे, अगर हम फिजिकली सर्वर पढ़ेंगे फाइल सर्वर, तो यहाँ का फाइल सर्वर आपको मैनेज करना काफी हद तक ईजी हो जाएगा। फाइल सर्वर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हर एनवायरनमेंट से या हर इंडस्ट्री में डेफिनेटली यूज होता है। उसके बाद ये स्टोरेज से रेलिवेंट है, वॉल्यूम्स कैसे बनते हैं, स्टोरेज स्पेसेस कैसे होती हैं, रेप्लिका, डाटा डुप्लीकेशन, एसएमबीज, क्वालिटी ऑफ सर्विस और फाइल सिस्टम्स। ठीक है। अच्छा, ये कैंडिडेट्स आपके सामने दो तरह की आउटलाइन रखी गई है। एक एमसीएसई एजी 800 है और एक एमसीएसई सर्वर 2025 है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जो ट्रैक अपना लॉन्च किया, इसमें मैंने बताया कि 1995 से सर्वर्स को इन्होंने लॉन्च करना शुरू किया और ऑनवर्ड सर्वर 2025 तक। तो इस वक्त ज्यादातर जो एनवायरनमेंट्स यूज किए जाते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर, वो क्लाउड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी हद तक ज्यादा है। अगर कुछ हम हिस्ट्री की बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी कोई 10 मिनट्स लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री काफी ज्यादा ओल्ड है। यस सर। 14 ईयर माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री है। फॉर विंडो पॉइंट ऑफ व्यू से 40 साल हो गया विंडोज को। तो विंडोज का फ्लेवर आपके सामने अवेलेबल है। 85 से लेकर 87 के फ्लेवर्स कौन से थे, 90s के फ्लेवर्स कौन से थे, 95 के, 98 के, 2000, 10, 7, 9, 12, 15, 21। 21 लास्ट जो विंडो अभी हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो विंडो 11 है। ठीक है। विंडो 10 की भी एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है, अक्टूबर में इसकी भी लाइफ एंड हो चुकी थी। सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने अगर इसके अंदर बिजनेस लिया है वर्ल्ड लेवल पे, तो विंडो एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा बिजनेस लिया। उसके बाद अगर माइक्रोसॉफ्ट ने बिजनेस लिया तो विंडोज 7 के अंदर मिला उसे बिजनेस। 10 और 11 भी काफी हद तक उसके बेहतर थे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 32 इयर्स जो है, 32 साल हो गए माइक्रोसॉफ्ट को सर्वर्स के अंदर। विंडोज की जब अब बात की जाती है, तो विंडोज में क्या होता है कि विंडो को सिंगल पर्सन के तौर पे यूज किया जाता है या मल्टीमीडिया के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन जब हम सर्वर्स की बात करते हैं, तो सर्वर्स का काम सिंगल के तौर पे यूज नहीं होना होता। सर्वर्स का काम है कि सबको साथ लेकर चलना। एक सर्वर से आप मल्टीपल विंडोज या मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सर्वर्स माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्टार्ट किए वो एंटी के जमाने से स्टार्ट हुए, 3.1 से ऑनवर्ड एंटी 4। उसके बाद सर्वर्स 2003 में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा बिजनेस लिया। ठीक है। 3R2, 2008, 12, 16, 19, सर्वर 2022 और सर्वर 2025। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो है 2022 और 2025 में माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का वर्जन स्टार्ट हो गया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने क्लाउड वर्जन में भी काफी ज्यादा जो है उसमें इनकम ली। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा जो पैसा कमाया वो सर्वर 203 में, ठीक है, या सर्वर 208 के अंदर आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप सर्वर्स को 16 को देखें, 19 को देखें, 2022 को देखें, 2025 देखें, तो ये चारों सर्वर्स आपको एक जैसे ही लगते हैं। उसके बाद 32 इयर्स माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सरवाइव की इस पे जो बिजनेस लिया वो एक्सचेंज सर्वर,
जिसे हम दूसरे वर्ड्स में प्राइवेट ईमेल सर्वर बोलते हैं। जैसे आप लोग यूज करते होंगे गूगल, सॉरी, जीमेल्स, याहू, हॉटमेल्स, ठीक है, तो ये पब्लिक ईमेल सर्वर्स हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे पब्लिक ईमेल सर्वर्स हैं, लेकिन अगर आपने प्राइवेट अपना ईमेल सर्वर बनाना है तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का फ्लेवर्स है एक्सचेंज सर्वर, आईबीएम का लोटस डोमिनो, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अगर अपनी विंडोज के बाद, विंडो एक्सपी के बाद, अगर किसी में जो बहुत ज्यादा पैसा कमाया, तो एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट की वाहिद प्रोडक्ट थी जिसमें एक बड़ा बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को मिला। 1.0, 1993, 96, 97, ठीक है। फिर इसके वर्जन चलते थे 4.0, 5.0, 5.5, 2000 एक्सचेंज, 2003 माइक्रोसॉफ्ट को बड़ा इनिशिएटिव मिला 2003 एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद 7 में एक एवरेज लेवल था, 10 में बहुत ज्यादा, इसे 3 से भी ज्यादा बिजनेस अगर मिला तो 2010 के अंदर 13 एवरेज लेवल था, 16, 19, और अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे भी एक क्लाउड के अंदर शिफ्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। हाइब्रिड एनवायरनमेंट भी इसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है जो 31 ईयर से माइक्रोसॉफ्ट ने जिसमें बिजनेस किया, वो है SCCMs, या जिसे आप दूसरे वर्ड्स में आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून बोलते हैं। SCCM माइक्रोसॉफ्ट की एक बड़ी प्रोडक्ट रही है, जिसमें सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इसे कहा जाता है। ये टोटल 7 मॉड्यूल्स थे। स्टार्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने 7 मॉड्यूल्स रखे थे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने टाइम टू टाइम इन मॉड्यूल्स को खत्म कर दिया। एक मॉड्यूल को माइक्रोसॉफ्ट ने रहने दिया, कौन सा था? सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसे आप क्यों यूज करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? इसे आप तब यूज कर रहे होते हैं जब आपके एनवायरनमेंट्स में एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन है, या सॉरी, या एक से ज्यादा हाइपर वी है। हाइपर वी एक से ज्यादा है, आपके 100 ऑफ हाइपर वीज हैं, तो देन यूज फॉर सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं मल्टीपल हाइपर वीज को मैनेज करने के लिए, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो फिर आप सिस्टम सेंटर को यूज करते हैं। एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। उसके बाद इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ने टाइम टू टाइम चेंज किया। पहले SMS था, फिर SCCM कर दिया, फिर MECM कर दिया, ठीक है, फिर MEM कर दिया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्ट्स के नाम चेंज करता रहता है, ठीक है। फिर विंडो इंट्यून्स हो गया, MS इंट्यून्स हो गया, MS एंड पॉइंट मैनेजर हो गया, देन दोबारा से MS इंट्यून हो गया। 94 से प्रोडक्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये ऑल इसमें वर्जन एड ऑन किए गए हैं। जब आप स्लाइड्स को देखें तो आपको नजर आ जाएगा 94 में क्या था, 99 में क्या था, 2003 में क्या था। ये इसके सारे वर्जन्स हैं जो 2007 से स्टार्ट लेके 12, 15, 16, 17, 18, 19। तो इसमें जो एक बड़ा माइक्रोसॉफ्ट को जो इनिशिएटिव मिला था, वो मिला था 2007 और 10 के अंदर, ठीक है। ये एक थोड़ा सा बूम था इस लिहाज से कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री इस पर स्विच हुई थी। तब दो कंपनीज का बड़ा आपस में कंपटीशन चल रहा था, VMware का, VMware की जो प्रोडक्ट है वी सेंटर, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वी सेंटर कॉस्टली की वजह से जो है वो सिस्टम सेंटर को फिर प्रेफरेंस दे दी थी। लेकिन शायद आप लोगों ने नाम सुना या नहीं सुना, आई डोंट नो, लेकिन सिस्टम सेंटर में अपने लिहाज से भी बहुत ज्यादा बिजनेस लिया मार्केट में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो नया नाम इसने इंट्रोड्यूस करवाया वो माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर था। 1920 ये ऑनवर्ड सारे वर्जन हैं, 21, 22, 23, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम इन वर्जन को अपग्रेड करता गया। उसके बाद जो है MS इंट्यून्स, ये भी इसके साथ ही प्रोडक्ट को यूज किया जाता था। इसके अंदर MS इंट्यून्स 2010 में से इंट्रोड्यूस करवाया गया, 14, 20, 23, ठीक है। और उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट की और प्रोडक्ट है, वो है MS 365, जिसे हम ऑफिस 365 भी बोलते हैं। लास्ट 10 ईयर से इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसके अंदर आपके जितने भी ऑफिस वगैरह इसके अंदर एड ऑन किए गए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के 24 ईयर से एक प्रोडक्ट है शेयर पॉइंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर पॉइंट्स में भी काफी ज्यादा बिजनेस लिया, ठीक है। अब शेयर पॉइंट्स के सारे ऑल फ्लेवर्स हैं। शेयर पॉइंट कब स्टार्ट हुआ, कब से ऑनवर्ड ये चलता रहा, ठीक है। फिर क्लाउड स्पेस से कब शिफ्ट किया गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट की एक सॉल्यूशंस है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है वॉइस का, जिसे हम वॉइस ओवर IP भी बोलते हैं। तो लास्ट 13 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट ने वाइप पे भी काम किया। वाइप की स्टार्टिंग प्रोडक्ट और थी, और आज की जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जिसमें हमारा सेशन भी चल रहा है। पहले पार होना था माइक्रोसॉफ्ट 2007 में, फिर लिंक सर्वर आ गया, फिर स्काई फॉर बिजनेस आ गया, फिर स्लैक आ गया, फिर स्काई फॉर बिजनेस स्टार्ट हो दोबारा से, फिर माइक्रोसॉफ्ट बाय स्लैक था, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम आ गया 2019 में, और ऑनवर्ड अब टीम ही चल रहा है।
आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हिस्ट्री तो नहीं इस लिहाज से, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन पाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एजी का ट्रैक्स लॉन्च किए। माइक्रोसॉफ्ट एजी का ट्रैक ऑफिशियली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे 17 से ऑनवर्ड, ठीक है। लेकिन पहले उसके नाम कुछ और थे, ऐसा ऐसा एजी को प्रॉपरली इन्होंने शिफ्ट किया तो कोई 1920 के अराउंड इन्होंने शिफ्ट किया था। अब एजी का ट्रैक्स में बड़े लंबे ट्रैक्स हैं, ठीक है। पूरे ट्रैक्स तो यहाँ नहीं शायद बताए जाएंगे। अगर आपने लेना है एजी के ट्रैक से तो एजी 900 लोग पढ़ते हैं। अगर आपने अज्यूर को पढ़ना चाहते हैं तो अज्यूर को एज अ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट आप एजी 104 से लेते हैं, ठीक है। लेकिन एजी 104 में आप एक सिस्टम इंजीनियरिंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्लाउड लेवल पे तो किसी हद तक एक जनरली तौर पे लर्न कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सन ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे काम करता रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इसे अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले जो ट्रैक आता है वो फिर एजी 800 आता है, ठीक है। फिर अगर उसने क्लाउड पे कुछ एक जनरल एक्सपर्टीज करनी है, एक जनरल लेवल का क्लाउड सीखना है, तो फिर वो किसे लर्न करेगा? वो एजी 104 को लर्न करेगा, क्योंकि एजी 104 के अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी या ग्रुप पॉलिसीज या रेप्लिकेशंस या इस तरह की चीजें नहीं करवाई जाती। वहां पे एक जनरल चीजें आपसे डिस्कस की जाती हैं कि क्लाउड पे रहते हुए अज्यूर के अंदर उसकी पूरी डैशबोर्ड की मैनेजमेंट कैसे होती है, उसमें जनरल स्टोरेज भी पढ़ाया जाएगा, उसमें वीएम्स भी आपको पढ़ाई जाएंगी, उसमें फाइल सर्वर्स की भी बात हो रही होगी, उसमें कुछ जो है वो कुछ लाइटली सारे एप्लीकेशन को डिस्कस किया जाएगा। तो ये इस तरह सी चीजें आपको जनरल फॉर्म में मिलती हैं। उसके बाद जब आप उसको ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं एज ए क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट्स में, तो फिर ये चीजें जरा एक्सपर्ट लेवल पे फिर आप सर्टिफिकेशन करते हैं एजी 305, ठीक है। फिर एजी 700 है, ये वो लोग करते हैं जिन्होंने नेटवर्क्स में स्पेशलाइजेशंस करनी है, तो वो फिर एजी 700 को करते हैं। अब देखें यहाँ पे डिस्कस किया गया विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, या किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं हाइब्रिड मॉडल को इसमें से स्किप करके विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल पे होगी? फिजिकल सर्वर प्लस क्लाउड सर्वर्स, या क्लाउड का जो पोर्टल है उसे हम मैनेज कैसे करेंगे। क्योंकि टाइम टू टाइम कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे अज्यूर के अंदर बेसिकली हम सर्वर्स इंस्टॉल नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज को बैकएंड में अपने सर्वर्स के साथ अटैच करके तो एक पूरा हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे अज्यूर के अंदर भी दोबारा से सर्वर बनाए जाएंगे, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं कि भाई इतना ज्यादा जो पैसा मैंने खर्च किया अज्यूर पे, उसकी फिर आपको क्या जरूरत है, ठीक है। तो हाइब्रिड मॉडल का मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ उससे रेलेवेंट या उससे मिलती जुलती एक सर्विस आप जो है वो इनेबल करेंगे, तो सेम वही फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको एज इट इज सर्वर्स के अंदर मिल रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट। तो इसमें दो ट्रैक होते हैं, एक एजी 800 का है और 801 का है। 801 इसके साथ आप इसको कंबो नहीं बना सकते, क्योंकि 801 को तभी आप कंबो बनाएंगे जब आपने बेसिक सिक्योरिटी पढ़ी होगी, ठीक है। अगर आपने बेसिक सिक्योरिटी नहीं पढ़ी हुई तो फिर एजी 801 आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर बेसिक सिक्योरिटी पढ़नी है तो इसमें आप एजी 500 वगैरह का ट्रैक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो पढ़ेंगे तो फिर आप 801 आपको समझ आ सकता है। उसके बाद अगर आपने अज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप स्पेशलिटी करना है तो फिर एजी 140 का ट्रैक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है वो डाटा और एआई सर्टिफिकेशन है, ठीक है। डाटा और एआई के अंदर जो फंडामेंटल्स है वो एआई 900 है या डीपी 900 है। उसके बाद जो रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रैक्स हैं इसमें एआई 102, डीपी 203, ठीक है। जो लोग एआई पे या डाटा वगैरह साइंस पे काम करना चाहते हैं, या डीपी का ट्रैक्स हैं, या डाटाबेस के 300 का ट्रैक है, या डीपी 420 का ट्रैक्स है, ठीक है। एक है डिजिटल ऐप और इनोवेशन सर्टिफिकेशन, अगर आप ये करना चाहते हैं। ये वैसे नॉर्मली वो लोग करते हैं जिन्होंने अगर डेवऑप्स की तरफ जाना है। अगर डेवऑप्स की तरफ जाना है तो फिर आपका जो स्टार्ट है वो एजी 204 से, और इसका जो अपर लेवल है वो एजी 400 होता है। उसके बाद अगर आपने मॉडर्न वर्क स्टेशन को मैनेज करना है, जिसे हम वर्क स्पेस भी बोलते हैं, तो उसमें आपको टीम का फीचर्स मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगी MS 700 की एग्जाम मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मिलेगा, इंट्यून वगैरह का MD 102,
फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट MS 102 मिलेगा। पावर प्लेटफॉर्म का ट्रैक है, PL का, PL 200 और PL 600 के एग्जाम्स हैं ये। उसके बाद अगर आप सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं तो स्टार्ट इसका AZ 900 है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, हाँ, इस AZ 900 के बाद भी आप AZ 801 कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि AZ 500, ये सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एक्सपर्ट्स में, तो SC 100 का ट्रैक है, फिर SC 200 का ट्रैक है, और एडवांस लेवल है, फिर SC 300 है, और देन फिर उसके बाद SC 400 का ट्रैक्स है। तो ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कोर्स करने के बाद हम हम्म। अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये करने के बाद हमारा इसमें प्रैक्टिकल वर्क जो है वो फिजिकली कोई लैब भी होगी और जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें, या फिर हम किस मार्केट में जाके अपने आप को कहाँ खड़ा कर सकते हैं? पहली बात आमिर, ये आपका पूरा का पूरा ट्रैक 90% प्रैक्टिकल है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने MCSE 2012 आपने पढ़ा हुआ है, जी जी। तो जब आपने 2012 सर्वर पढ़ा था तो आपने कोई जॉब वगैरह की थी या कोई काम किया था सर्वर पे, या वैसे ही पढ़ के छोड़ दिया था उसको? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाकिस्तान के हालात पता है सर, यहाँ पे तो इतनी इम्प्लीमेंटेशन है नहीं है, और एनवायरनमेंट उस तरह का मिलता नहीं है कि जहाँ पे आप अपना जो है ना इसको सर्व कर सकें चीज़ों को। तो एक तो ये बिग प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये चीज़ है सर। तो अभी बस मैं अपने शौक के लिए इसको दोबारा से चीज़ों को रिवाइव एक दो रिवाइज करना चाह रहा हूँ। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि हम इसको मार्केट में अगर जाना चाहें, इसको लर्निंग करने के बाद, इसकी जारी पता है कि एक दो आपसे पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस की जरूरत भी पड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए आगे फ्यूचर में इसके लिए? देखिए, पहली चीज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप का जो अपना इस टाइम जो करंट पोजीशन है वो है क्या, क्या अपना कैरियर के तौर पे इसको यूज करना चाहते हैं या सिर्फ लर्निंग के लिए इसको पढ़ना चाह रहे हैं? आप देखिए, जिस तरह के हालात हैं तो कैरियर भी अगर तो हम अगर इसको हम सही हमें समझ आई और हम इसको कर सकते हुए, तो इसको हम्म। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हम कैरियर अगर बनाना चाहें तो इसमें हम्म। हमारी पोटेंशियल क्या है? वही बता रहा हूँ ना, अगर आप इसको प्रॉपर कैरियर के तौर पे यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर पोटेंशियल तो है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी जो पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो IT हैं या नॉन IT हैं, वहाँ पे आपको 99% माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स ही मिलेंगे। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल के अंदर जितने भी अदर देन कंपनीज हैं, जितने भी कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे भी 90% माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स ही बैकएंड पे यूज किए जाते हैं फॉर सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर्स यूज हो रहा है, तो उनकी यही कोशिश होती है कि भाई ये फिजिकल सर्वर्स से हमारी जान छुड़वाई जाए, क्योंकि इस पे हमारा एक्सपेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। अब इन सर्वर्स को हम क्लाउड पे शिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा इजी और मैनेज भी करने में भी काफी ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है काम। ठीक है। तो उस राइट। लिहाज से उस लिहाज से जब आपने क्योंकि आपके दो ट्रैक हैं, जब आप फिजिकल सर्वर्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसी पूरे के पूरे सर्वर्स को शिफ्ट कर देंगे आप, कहाँ पे, क्लाउड के अंदर। लेकिन जो इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इवन के मेजोरिटी में जो लोग अज्यूर क्लाउड पे काम कर रहे होते हैं, वो उसी तरह काम करते हैं जैसे फिजिकल सर्वर पे काम करते हैं। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप ये चीजें प्रॉपर क्लियर करते हैं कि भाई नहीं, वहां पे आपको सर्वर्स की जरूरत नहीं है, वहां पे हम क्लाउड की सर्विसेज को यूज करेंगे, तो ये बड़ा प्लस बेनिफिट्स आपके प्रोफाइल के अंदर होता है। तो इस चीज को आप अच्छा खासा कैश करवा सकते हैं, क्योंकि इवन के आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज निकलती हैं इंडस्ट्रीज में कि भाई हमारा जो फिजिकल एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर चल रहा है, इसको जो है शिफ्ट कर दिया जाए अज्यूर के ऊपर। तो ये भी स्किल्स बहुत कम लोगों को आती हैं। ठीक है। तो ये इस लिहाज से आप इसको अच्छा खासा कैश करवा सकते हैं। ठीक है। बस सर, क्योंकि बाकी लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन और इसमें आप करना चाह रहा हूँ कि अजूर या जी आप बोलो। MCSE जो 25 है, तो इसकी हम्म। लाइसेंस कॉस्टिंग वगैरह भी है, या इसकी की वगैरह जो है वो फ्री है, या इसको परचेज करना पड़ता है लाइसेंस वगैरह की जो है इसकी? नहीं, लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्शन के?
सर मैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना प्रोडक्शन चाह रहा देखिए, हूँ कि देखिए प्रोडक्शन में कोई भी जो चीज है वो विदाउट लाइसेंस तो आप यूज ही नहीं कर सकते ना। वो तो डेफिनेटली आपने लाइसेंस लेंगे तो उसको यूज करेंगे। लैब का पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास 6 महीने होते हैं, 6 मंथ इसका एवोल्यूशन पीरियड होता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो कंपनी में पोजीशन है वो सिस्टम इंजीनियर है, लेकिन मैं हम्म। जो 4 ईयर से आईटी सपोर्ट का काम कर रहा हूँ। जो हमारे पास सर्वर टीम है, तो उसमें मतलब इतना नॉलेज नहीं है कि हम कि उनके टास्क परफॉर्म करें। तो मेरा कोर्स करने का ये भी पर्पस है, और बेसिकली ये कैरियर चेंज मैंने करना है टुवर्ड्स सिस्टम इंजीनियर। और हम्म। तो वे पहले भी मैंने आपसे शायद डिस्कस किया था कि क्या हमें इस तरह की ट्रबल शूटिंग या यानी कि सिखाया जाएगा कि हम नेक्स्ट जॉब को परफॉर्म कर सके। नॉलेज तो आ जाएगा, तो ये ट्रबल शूटिंग में किस तरह हेल्प आउट होगी? बहुत आपका मेरा मेरे थैंक से पुराना एक्सपीरियंस है। यू। जी जी। तो अगर मेरे साथ सेशन लेके चलना है ना, तो मेरे साथ सेशन बड़ा जवाना वाला चला जाता है। और दूसरा टाइम की मैनेजमेंट, और तीसरा जो है अटेंडेंस बड़ी जरूरी है। खाली क्लास के अंदर तो मैं किसको ट्रबल शूटिंग कराऊंगा? आज आपकी क्लास के अंदर कैंडिडेट बैठे हैं 15, कल आपको मिलेंगे 14, हम्म। अगले दिन आपको मिलेंगे 10, फिर रह जाएंगे 5, फिर रह जाएंगे 2, फिर रह जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हालत हमारी ये होती है। ठीक है। जी जी। अब अकेले बंदे को क्या मैं ट्रबल शूटिंग कराऊंगा? अगर आपकी एनरोलमेंट पूरी रहेगी तो अगर आपका तो डेफिनेटली आप सीखोगे सेशंस के अंदर। लेकिन अगर आप ज्यादातर रिलाय करोगे, नहीं सर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सर वेला है, सर फारग है, ठीक है, तो सर हमें रिकॉर्डिंग करके दे देगा, तो फिर आपने पूरा सीख लिया और आपने नॉलेज हासिल कर लिया। ठीक है। सर मैं तो समझ आई इंशाल्लाह बात? डेडिकेटेड ज्वाइन करूंगा 8 to बाहर 9 इंशाल्लाह। ये आने वाले तो अगले सेशंस बाकी में हम का ये बात दिन करेंगे, रहेगा। क्योंकि डेडिकेशन इस नेशंस के अंदर नहीं है। ठीक है, लाइव सेशन मेरे लिए मौत होती है, लेकिन मैं मजबूरी है कि हम सेशन करा रहा होता हूं मैं। ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे डेडिकेशन नहीं होती। यहाँ पे होते हैं सिर्फ 4 सेशन, उसके बाद कहते हैं सर जी हमारी कमर की ये थक, हम तो गए लेट, बस अल्लाह ला हर सला को मालची दो ही भिजवा दो। ठीक है, सेशन तो नहीं साढ़े को ले आ जाता। ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यही होते हैं, रिलाय फॉर सेक ऑफ रिकॉर्डिंग पे। ठीक है। अगर आपकी डेडिकेशन रहती है सेशंस में, आप जितना ज्यादा डीपली और अच्छा क्वेश्चन करोगे, उस लेवल की चीजें आपको करवाई जाती हैं। ट्रबल शूटिंग इतनी है, मेरी जिंदगी गुजर गई सर्वर्स में 15 से 16 साल, जितनी अपनी लाइफ में मैंने ट्रबल शूटिंग खुद की है। तो मेरी तो यही आउटपुट होगी कि मैं आप लोगों को उसमें लर्न चीजें करवाऊं। ठीक है। तो ऐसे से ट्रबल शूटिंग जो प्रोडक्शन लेवल पे या माइग्रेशंस में या अपग्रेडेशंस में जो चीजें खुद मैंने लर्न की हैं, ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली उसका आउटपुट आपको मिलेगा अच्छा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी 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 जी, बोले बोले बोले। सर मैंने पूछना था, जो हमारा जो जो ट्रैक होगा मेन 800 होगा, सॉरी, यस, एजी 800 होगा या दूसरा एमसीएससी का होगा? पहले एमसीएससी से स्टार्ट करेंगे, फिर एजी 800 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले एमसीएससी को फिनिश करेंगे, ठीक है, फिर एजी 800 को करेंगे। ठीक ठीक ओके। ठीक है। ठीक क्योंकि ओके। अगर स्टार्ट पे इजी 800 को करेंगे तो फिर आपको हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जिन्हें एक्टिव डायरेक्टरी जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी हुई, पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी दफा सिंपल वे में पढ़ लेंगे, तो फिर इजी 800 के अंदर फिर हम उसकी माइग्रेशंस को देख रहे होंगे कि अगर हमने अज्यूर पे एक्टिव डायरेक्टरी को लेके जाना तो कैसे लेके जाएंगे, यूजर वहां पे कैसे शिफ्ट होंगे, ग्रुप कैसे जाएंगे, और यूजर हमारे वहां पे कैसे जाएंगे। ठीक है। ठीक ठीक ओके, थैंक यू। ठीक है। और पूछनी थी कि इसमें हैंड्स ऑन लैब भी करवाएंगे आप, कोई अपने पास बुला के कोई लैब का कोई सेशन वगैरह कोई इस तरह से सीन होगा इस तरह का भी सर कि नहीं होगा? फिजिकली बुला के? लाइक सर इसमें कोई जिस तरह आप बता रहे थे रेड वगैरह बनाना है जो जो सर्वर्स के ऊपर, फिजिकली भी आप हमें कोई प्रैक्टिस का मौका देंगे, या ये सारे सेशन हमारे इस तरह ही लाइव चलेंगे? देखिए आमिर, इसमें तो वही चीज है ना, सेशन आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही समझाया जाएगा कि रेड्स आपने बनाना कैसे है। मैं तो सर्वर्स पे आपके सामने रेड बना के आपको दिखा दूंगा, फिर आपने अपने पास जो सर्वर चल रहा होगा वो उस पे आपने खुद ही बनाना है। अच्छा, हमें ये सर्वर क्या कोई फिजिकली लेने पड़ेंगे या सारे ये वर्चुअल ही होंगे? ये सारे वर्चुअल होंगे, फिजिकल का कौन सा दौर रहेगा? आप पहले फिजिकल सर्वर खरीदने जाएं, जाके 2 लाख का सर्वर खरीदें और फिर आप उस पर लैब करेंगे। जी जी ठीक है सर, बोले। मैंने ये सिर्फ पूछना था, अगर मैं इस सर्टिफिकेशन के लिए जाऊं, ये हम्म। एमसीएसई के लिए या एजेट 800 के लिए, तो इस कोर्स के करने के बाद क्या मैं इंता हो सकूंगा कि वो कर सकूं आगे?
सर्टिफिकेट दे सकूं? यार ऑल जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एक सेकंड, ऑल जितने कैंडिडेट सेशन के अंदर बैठे हैं, 14 है 15 है, पहली बात तो ये है आपका फोकस होना चाहिए चीज को, कोर्स को, ट्रैक को लर्न करने का। आपकी, मुझे इस कॉम की थोड़ी सी ये समझ नहीं आती कि सर हमें रुका मिलेगा, हमें दिखाने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भाई वो उसको लेना, उसको अचीव करना आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जिस दिन आपने एग्जाम देना होगा ना उस दिन बता देना, ठीक है। तो आपको सारी फैसिलिटीज, आपको मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में मत वरी हो, वरी जिस चीज में आप हो आप ही होने चाहिए कि आपको इसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा कैसे, किस बेस के ऊपर आपने अपना बिजनेस, आपने जॉब्स, आपने अपना गोल को अचीव करना है, ठीक है। मेन चीज आपका लर्निंग ट्रैक होना चाहिए, आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो आपकी सेकंड चीज है। उसके ऊपर अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं टेक्नर्स पे, तो यहाँ पे इस चीज में आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल लाइक मी, मैंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे काम किया सर्वर पे और एजोर का बिल्कुल टच नहीं है, तो कोई इशू तो मेरे लिए नहीं होगा कि मैं मतलब ये दोनों अभी आप ये एजोर टच आप दे रहे हो 800 का? शुएब एक दफा दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, जवानों आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं कि सर मुझे ये भी नहीं पता कि सर्वर क्या होता है, सर मुझे ये भी नहीं पता विंडो क्या होती है, ठीक है। तो जब सेशन लोगे तब आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि भाई ये अज्यूर क्या होता है, अज्यूर को कैसे यूज किया जाता है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती कैसे है, ठीक है। तो इसमें वरी होने की ओके जरूरत नहीं है यार, ठीक है। कोई इतनी, हाँ आज शायद आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी हो क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीडी बोलता हूँ। जो आउटलाइन मैंने बड़ी स्पीडी कवर की थी क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन लेना चाहता था कि भाई आप लोगों का मैं फीडबैक लूँ तो सही आपका क्या है। तो इसलिए जब मैं सेशन शुरू करूंगा तो सेशन में इतना ज्यादा मैं नहीं होऊंगा स्पीडी, बट स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलूंगा और साथ साथ मैं आपसे पूछता भी रहूंगा कि भाई समझ आई कि नहीं। हाँ, अगर आपकी क्लास इस तरह आप बैठे हो कि मैं आपसे एक दफा, दो दफा, तीन दफा पूछूं भाई समझ आई, तो आगे से बैठे हो सारे गूंगे, मुंह पर टेप लगी हो, जवाब मुझे कोई ना दे, तो फिर ये समझ आना कि मैं बैठ गया हूँ F16 पे। फिर आप कहेंगे सर हमसे कोई गलती, क्योंकि फिर मैं जिस स्पीड में जाऊंगा पता चलेगा आप जो है वो आधे महीने में कोर्स खत्म करके मैं कहना ये लो जी खत्म, मुक गया काम। जी सर, गॉट इट सर, थैंक यू। समझ आई? क्योंकि आप अगर शुएब किसी को पढ़ा रहे हो मिसाल के तौर पे और अगला लगा आप मोबाइल पे घूम, तो क्या करोगे? उसको मारोगे बिल्कुल या अपने आप को मारोगे? बस यही बात है सर। ओके सर, गॉट समझ इट। आई ना? है जी जी अगले सर। को कुटने का दिल जाएगा या अपने आप को कुटोगे? भाई किस, मैं जाहिल को पढ़ा रहा हूँ यार, मैं आपके ये शर्म खाओगे यार मेरे नॉलेज का ही मजाक उड़ा रहा है यार, मैं इसको पूछे जा रहा हूँ आगे से जवाब ही कोई नहीं दे रहा। इसी तरह बिल्कुल सर, एग्जैक्टली एग्री विद यू। ठीक है ना? तो अभी प्रीवियस सुन लो सारे, शायद मेरी बातें कुछ शायद बात का बड़ी होती हैं, जो मेरी मैनेजमेंट है वो वैसे ही मेरे से बड़ी खफा होती है इस बारे में। अभी प्रीवियस मेरा एमसीसी का सेशन था, खुदा की कसम 22 बच्चे थे क्लास में, मेरे ख्याल से 10 से 12 सेशन के बाद मेरे पास 2 कैंडिडेट रह गए और एक कैंडिडेट कहाँ से था? अफगानिस्तान से। मैं उससे परेशान, मैं कहा भाई तू किधर से? कहता सर मैं अफगानिस्तान से। ये बाकी क्लास किधर गई? मैं कहा मर गई, हो गया जनाजा सारों का, फातिहा पढ़ ली हमने। कहता सर क्या वजह है? जी मैं कहा सर। बस सीख लिया नॉलेज, सारे इंजीनियर बन गए, ठीक है। तो ये तो हालत है। कहता सर इनको समझाएं, ये दुनिया यहाँ पे हमारे पास नेट बड़ी मुश्किल से आता है, मुझे मेरे से पूछें यहाँ पे हम रहते किस तरह है, और जिनके पास फैसिलिटी है, नेट है, लाइट है, सब कुछ है, तो ये क्यों नहीं सीखना चाहते? मैं कहा भाई वो इंजीनियर बन गए हैं, उन्होंने डिग्रियां ले ली, लाखों डॉलर कमाना शुरू हो गए, इसलिए तो नहीं आ रहे क्लास में, ठीक है। तो वजह ये है। अब बात समझ आई? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। और बुरी तो नहीं को लग रही बातें बाद में कहना कि सर आप तो थोड़े मार रहे हैं। नहीं नहीं सर जी, उस्ताद ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा जी। और कोई जवान कैंडिडेट्स कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? पीआई सर की एक साइड सिंपल से क्वेश्चन एचओ कराची, सर पीआईओ एक सिंपल पीआई। क्वेश्चन है कि जी 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 आफ्टर बोलो। लर्निंग दिस क्या हम ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं इसकी बेस पे सर? ऐसी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली, होती क्यों हैं नहीं कर सकते? देखें जॉब के हवाले से हम एक पूरा कंप्लीट सेशन करेंगे, इवन के जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साथ साथ मैं क्लियर करूंगा भाई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपने नोट्स में लिख लेना,
ठीक है। दूसरी चीज, आपको रिमोट जॉब्स के साथ साथ लिंक्स मिलते जाएंगे, बता भी दूंगा भाई ये जॉब्स पे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। ठीक है।